हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। आज इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे 25 से लेकर 27 जून के करंट अफेयर्स के साथ। बट पहले जो पिछली क्लास में क्वेश्चंस पूछे थे उसको डिस्कस करते हैं। 2 ही क्वेश्चन पूछे थे मैंने लास्ट टाइम। फर्स्ट था कि फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में किसको मिला इंडिया में, तो वो अभिनव बिंद्रा को मिला था शूटिंग में, ठीक है, 2008 में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो वहाँ के गवर्नर है RN रवि। ये आपके 2 क्वेश्चंस थे बस, ठीक है। अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहले इम्पोर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। 25 जून को वर्ल्ड विटिलिगो डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब विटिलिगो क्या होता है? विटिलिगो ना एक डिजीज़ होती है, स्किन रिलेटेड एक डिजीज़ होती है जिसमें जो मेलानिन होता है हमारी स्किन में उसकी प्रोडक्शन कम होती है और पोर्स वगैरह नहीं प्रॉपर हो पाते, तो फिर उसकी वजह से जो स्किन है वो डिस्कलर्ड रहती है, ठीक है। या तो स्किन ब्लैक हो जाती है, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन पे, या फिर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। और कभी कभी वो स्पॉट्स इतने बढ़ जाते हैं कि पूरी स्किन ही अपना कलर चेंज कर देती है। तो वो ये डिज़ीज़ है। उसके बारे में कैसे वो होती है, कैसे उससे हम बच सकते हैं, और कैसे विटिलिगो के जो अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं या जो लोग विटिलिगो से अफेक्टेड होते हैं उनमें उनको कैसे उनको मतलब मिसट्रीट नहीं करना, ये भी अवेयरनेस स्प्रेड करता है ये वाला डे, ठीक है। तो वर्ल्ड विटिलिगो डे हम मनाते हैं 25 जून को। इस बार की थीम थी लर्निंग टू लिव विद विटिलिगो, ओके। नेक्स्ट 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। ये डे होता है ड्रग अब्यूज़ कैसे कैसे किसी इंसान की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, और क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। वो फोकस रहता है इस दिन का। इस बार की थीम क्या थी? एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये इस बार की थीम थी। 26 जून को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं हम, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। किसी भी तरह के टॉर्चर में कोई भी अगर इंसान विक्टिम रहा हो तो उनके सपोर्ट में इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं और उनमें भी थोड़ी अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं कि वो इस सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, चाहे फिर वो फिजिकल टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर है, किसी भी तरह का टॉर्चर है, उससे कैसे बचा जा सकता है। उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस भी उन लोगों में हम क्रिएट करते हैं इस दिन के थ्रू। इसकी कोई थीम नहीं थी इस बार। आज के दिन यानी 27 जून को MSME डे मनाया जाता है, या फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज डे भी कहते हैं इसको, या फिर वर्ल्ड MSME डे कहते हैं। तो ये आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें MSME की हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन रह रही है उससे रिलेटेड जो है स्टेप्स डिस्कस किए जाते हैं, और वो मतलब MSME की एक तरह से इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है ये डे। इस बार की थीम क्या है? रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस बार की थीम है। अब इससे रिलेटेड ना एक और न्यूज़ भी थी कि इस बार की जो लोन की डिस्बर्समेंट हुई है MSME के सेक्टर में वो 182% बढ़ी है, ठीक है। 182% जो लोन्स थे वो बढ़े हैं MSME सेक्टर में पैंडेमिक पीरियड के बाद, कोविड के बाद से, ठीक है। और टोटल जो लोन्स हैं वो 37 ट्रिलियन तक के रुपीज़ में, ये 37 ट्रिलियन रुपीज़ के जो लोन्स हैं वो MSME के सेक्टर में गए। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड MSME क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारी इकोनॉमी में, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहता है, कैसे हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो सब इस डे के मेन पर्पज़ रहता है इस डे को सेलिब्रेट करने का, ठीक है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का है कि हु इज़ गोइंग टू टेक ओवर एज CEO ऑफ नीति आयोग। ये आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीति आयोग के CEO चेंज हो रहे हैं, तो अभी जो CEO हैं अमिताभ कांत हैं, इनको रिप्लेस कौन कर रहा है? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो रिप्लेस करने वाले हैं अमिताभ कांत को, और ये बनने वाले हैं नए CEO ऑफ नीति आयोग। अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं ये, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर इनका नाम है। हु स्टीयर दी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल था, टॉयलेट्स वगैरह की बिल्डिंग में, और आपके ओपन डेफिकेशन को इरेडिकेट करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी स्टेप्स उठाए थे। तो इनको अपॉइंट कर दिया जा रहा है नीति आयोग का CEO, और ये टेक ओवर करेंगे जून 30 को।
30 जून को जब अमिताभ कांत वो हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो नए CEO बन जाएंगे नीति आयोग के। इस वाले पॉइंट में भी ये डिस्कस किया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान में इनका काफ़ी बड़ा रोल था। ओपन डेफिकेशन को बंद किया गया था। अराउंड 90 मिलियन टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन हुई थी इनके, और इनका इनमें बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान में काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट रोल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP जिसको कहते हैं हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच स्टेट या UT टू सेटअप एन ऑक्सीजन प्लांट। UNDP ने फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट या UT के साथ कोलैब किया है ताकि एक ऑक्सीजन प्लांट जो है उसको सेटअप किया जा सके। तो किस स्टेट या UT के साथ किया है? दिल्ली के साथ। ठीक है, हमारी कैपिटल दिल्ली के साथ UNDP ने कोलैब किया है ऑक्सीजन प्लांट के लिए। और ये प्लांट जो है वो कहाँ सेटअप होने वाला है? ये वेन्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल में ये जो प्लांट है ये सेटअप होगा। इससे जो ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी हॉस्पिटल में उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। और ये जो प्लांट रहेगा ये नियरली 750 बेड्स को केटर करेगा। 750 बेड्स तक ये जो अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रोवाइड करवाएगा, और इंक्लूडिंग द पीपल जो वेंटिलेटर पे हैं। जितने पेशेंट्स वेंटिलेटर पे भी हैं उनको भी ऑक्सीजन ये जो प्लांट है इसके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, UNDP जो है उसने 12 और ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में सेटअप किए हुए हैं। कहाँ कहाँ पर? मतलब सारे यही नहीं हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी हैं कुछ, मेघालय में, नागालैंड, दिल्ली और त्रिपुरा, यहाँ पर भी प्लांट्स हैं। और अब जो कर रहे हैं वो भी दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल में कर रहे हैं। मेन आपका ये है, दिल्ली से ज़्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि किधर कर रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। एक रिपोर्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, मतलब कि कितना कोई भी जगह अगर है तो वो कितनी लिवेबल है, कितना वहाँ पर रहा जा सकता है, कितनी कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि वहाँ पर रहा जा सके। ठीक है, तो उसके बेस पे अलग अलग सिटीज़ को, अलग अलग जगहों को जो है जज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है ये हमसे पूछा है। ऑब्वियसली ये इंडिया में नहीं है, ये वियना है आपकी। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया पहली मतलब जो नंबर 1 है वो ये है वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी। उसके बाद सेकंड नंबर पे कोपेनहेगन है, फिर ज्यूरिक है, और थर्ड पे ही कैलगरी है। ज्यूरिक और कैलगरी जो है वो थर्ड पोजीशन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये जो रिपोर्ट है इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। किसके द्वारा ये की गई है? जो ये इंडेक्स था किसके द्वारा बनाया गया है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, इसमें टोटल 173 सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको देखा गया, सर्वे किया गया उनका। तो उनके हिसाब से जो जजमेंट हुई है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें 2 सिटीज़ हैं इंडिया की, न्यू दिल्ली और मुंबई। तो जो न्यू दिल्ली है वो 112th रैंक पे है 173 सिटीज़ में से, और मुंबई जो है वो 117th रैंक पे है। ओके, तो हमारे लिए ये जो 2 सिटीज़ हैं इनकी रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और टॉप की जो सिटीज़ हैं उनके साथ साथ। ठीक है, तो टॉप किसने किया है? वियना ने, फॉलोड बाय कोपेनहेगन, ज्यूरिक एंड कैलगरी। ओके, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के थर्ड जो पोजीशन है वो 2 जगहें शेयर करी हैं, ज्यूरिक और कैलगरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि दी EIU's इंडेक्स असाइंस रैंकिंग्स टू सिटीज़ बेस्ड ऑन मोर देन 30 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अलग अलग 30 ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल्स रहेंगे जिनको देखा जाएगा, स्टेप्स को देखा जाएगा कि ये अप्रूव हो रहे हैं, और ये कौन सी 5 कैटेगरीज के अंडर हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर एंड एनवायरनमेंट एंड हेल्थ केयर। इन सारी चीज़ों को जो जगह सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ले रही है इन सब चीज़ों में, वो जो है वर्ल्ड की बेस्ट लिवेबल सिटी बन जाएगी, तो वो वियना है। ठीक है, और इस लिस्ट में सबसे नीचे जो जगह है वो क्या है? सीरिया की कैपिटल दमास्कस। दमास्कस इस पोजीशन को रिटेन कर रही है, मतलब कि पहले भी यही थी, पिछले लास्ट जो इंडेक्स था उसमें भी यही कंट्री लास्ट थी, यही सिटी लास्ट थी, इस बार भी यही सिटी लास्ट है। ठीक है, लीस्ट लिवेबल सिटी है ये पूरी प्लैनेट की,
डमास्कस सीरिया की कैपिटल। ये भी आपको याद रखना है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है, आ सकता है ये आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट स्किल्ड लर्नर्स। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट आई है 2022 की, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्किल्ड जो लेबर है या वर्कर्स हैं, सॉरी लर्नर्स हैं, वो कहाँ पर हैं? तो ये आपके स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। फर्स्ट स्विट्ज़रलैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड इंडोनेशिया, फिर बेल्जियम। ये मैंने रैंक के हिसाब से रखा है। अब पहले इस रिपोर्ट का थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया की जो प्रोफिशिएंसी है इसके अकॉर्डिंग ना वो 38% थी 2021 में, बट इस बार 2022 में ये 12% जो है डिक्रीज़ होकर 26% हो गई है, ठीक है। इस बार इंडिया ने इसमें मतलब काफ़ी कम परफॉर्म किया है, इस लिस्ट में काफ़ी गिरा है इंडिया। तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्किल प्रोफिशिएंसी इंडिया हैज़ स्लिप्ड 4 प्लेसेस टू बी रैंक्ड 68th ग्लोबली। अगर ग्लोबली देखा जाए तो 68th रैंक है इंडिया की, और अगर एशिया में देखा जाए तो 19th है। एशिया वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे को सिर्फ तब ज़्यादा मैटर करता है अगर एशिया में हम लोग टॉप कर रहे हैं या लीस्ट पे, ठीक है। 19th है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा। ग्लोबली क्या रैंक है इंडिया की इसके अकॉर्डिंग, स्किल लर्नर्स के अकॉर्डिंग, तो वो 68th है। ये आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इंडिया 68th है ग्लोबली। वेस्ट बंगाल लीड्स द इंडियन स्टेट्स। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेस्ट बंगाल जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्किल्ड लर्नर्स हैं। तो वेस्ट बंगाल लीड्स द इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ स्किल प्रोफिशिएंसी विद द स्टेट शोइंग द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डिजिटल स्किल प्रोफिशिएंसी इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा डिजिटल स्किल प्रोफिशिएंसी वेस्ट बंगाल में ही है इंडिया में, ठीक है। फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो स्विट्ज़रलैंड हैज़ द हाईएस्ट स्किल्ड लर्नर्स। पिछले साल भी स्विट्ज़रलैंड ही था हाईएस्ट स्किल्ड लर्नर्स की लिस्ट में सबसे आगे, और इस बार भी स्विट्ज़रलैंड ही है। और इसको फॉलो कौन सी कंट्रीज़ कर रही हैं, मतलब ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे इंडोनेशिया, फोर्थ पे बेल्जियम है, ओके। इंडिया 68th है, ये आपको याद रखना है स्किल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है उसके नए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं। क्या नाम है उनका, ये आपसे पूछा गया है, तो उनका नाम है तपन डेका। तपन डेका जो हैं वो नए डायरेक्टर बन गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ओके। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अरविंद कुमार को। अरविंद कुमार का नाम हमने पहले भी सुना हुआ है काफ़ी बार। अरविंद कुमार अभी तक के डायरेक्टर थे आईबी के, अब हो जाएंगे तपन डेका, ठीक है। तो इसमें है कि आईपीएस ऑफिसर हैं तपन डेका, अब डायरेक्टर हो जाएंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अरविंद कुमार को सक्सीड करके। और एक और इधर अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट नहीं कहेंगे इसको, एक्सटेंशन कहेंगे। जैसे कोई किसी एक पोस्ट पे है उसको एक्सटेंशन मिल जाती है आगे के लिए, तो वैसे ही एक फर्दर इनको एक्सटेंशन मिली है। और क्योंकि ये पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको इधर ही डिस्कस कर लिया है। करंट जो चीफ हैं रॉ के, रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके जो करंट चीफ हैं समंत गोयल। समंत गोयल को 1 साल की और एक्सटेंशन मिल गई है। अभी उनकी जो टर्म है वो 30 जून को एक्सटेंड होनी थी, तो अब 30 जून ऑफ 2023 तक इनकी जो पोजीशन है ये एक्सटेंड कर दी गई है। इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 1 साल के लिए फिर से यही चीफ हो जाएंगे रॉ के। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, समंत गोयल रॉ के चीफ हैं, ओके। रॉ आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट इकोसिस्टम नेम्ड कैंपस पावर। कैंपस पावर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है किसी एक बैंक ने प्रोवाइड करवाया है, तो वो कौन सा बैंक है? वो है आपका ICICI, ठीक है। ICICI बैंक ने ये कैंपस पावर नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है। इसकी डिटेल्स देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में। ICICI बैंक जो है उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी जितनी भी ऐसी इश्यूज़ रहेंगे ना वो एक ही प्लेटफॉर्म पे रिजॉल्व हो सकेंगे, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में या फिर अब्रॉड के लिए परसू करना चाह रहे हैं, उनकी जितनी भी नीड्स हैं
वो सारों को फुलफ़िल करेंगे इस कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंडर। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्योंकि वैसे लॉन्च तो ICICI बैंक ने किया है, बट ये अवेलेबल है किसी भी और बैंक के कस्टमर्स के लिए भी। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ICICI बैंक वाले ही कोई जो जिनका अकाउंट वहाँ पर होगा वही इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये सभी बैंक के यूज़र्स के लिए या कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। और ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट्स कोई भी हो, किसी को भी अगर पूरे स्टूडेंट इकोसिस्टम में कोई भी दिक्कत लग रही, कोई भी परेशानी है या कोई भी असिस्टेंस चाहिए, तो वो उनके लिए ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म रहेगा कैंपस पावर आपका। ओके, इसकी जो फर्स्ट ब्रांच ICICI बैंक ने खोली है स्टूडेंट इकोसिस्टम की, ये IIT कानपुर में खोली है, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ ICICI ऑन स्टूडेंट इकोसिस्टम, ये आपको याद रखना। स्टूडेंट इकोसिस्टम की पहली जो ब्रांच है ICICI की वो IIT कानपुर में है, ठीक है, IIT कानपुर में। और 7 और ऐसी ब्रांचेस ICICI बैंक खोलेगा, बट वो कहाँ पर अभी वो नहीं बताया। पहली जो है वो IIT कानपुर में है, ये आपको याद रखना है। IIT से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलोइंग में से किसी एक बैंक के साथ कोलैब किया है ताकि वो एक इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल खोलेंगे, ठीक है, उसको क्रिएट करेंगे। अब पेंशनर्स पोर्टल है, मतलब कि पेंशनर्स को ही कोई सुविधा देने के लिए ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किसके साथ मिलके किया है लॉन्च? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके। SBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पेंशनर्स के लिए एक स्टेप उठाया है। इसकी डिटेल्स हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सीमलेस सर्विसेज एंड पेंशनर्स जो हैं, देखो उनको प्रॉपर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जा सकें और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी थोड़ा और बेटर किया जा सके। उसके लिए SBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ के साथ जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स है, पेंशनर्स वेलफेयर है, उसके साथ मिलके ये जो इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है इसको क्रिएट किया है विद द एम ऑफ एजुकेटिंग SBI फील्ड ऑफिशियल्स। Sessions on pension policy reforms and digitization regarding the disbursement of pensions to central government pensioners were organized. अब इस एक पोर्टल के अंडर ना क्या हुआ है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिसमें जो जैसे अब SBI के साथ मिलके किया है ना, तो फिलहाल जो SBI के फील्ड ऑफिसर्स हैं जो पेंशनर्स के साथ डील करते हैं ऑन ग्राउंड, उनको इस बारे में अवेयर किया जाएगा कि कैसे आपको डील करना है। जो भी पेंशनर्स हैं या उनके पॉलिसी रिफॉर्म्स वगैरह होंगे, जो भी डिजिटाइजेशन होगी पेंशन की, या कुछ भी कोई भी स्टेप्स हैं जो हम पेंशनर्स के लिए उठा रहे हैं, वो उनमें आप कैसे डील कर सकते हो प्रॉपरली, उसके रिगार्डिंग जो SBI के फील्ड ऑफिसर्स होंगे जो पेंशन डिपार्टमेंट में करेंगे काम, उनको एजुकेट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए हैं और ये उस तरह का पहला अवेयरनेस प्रोग्राम था, इस सीरीज़ का पहला अवेयरनेस प्रोग्राम था। ये जो प्रोग्राम्स रहेंगे वो आपके और भी जगह पर शुरू करने वाले हैं और बैंक्स में भी शुरू होंगे, ताकि जो भी पेंशन रिलेटेड वर्क रहेगा किसी भी बैंक में उसको और अच्छे से हैंडल किया जा सके, ठीक है। और पेंशनर्स को, क्योंकि पेंशनर्स यूजुअली वो लोग होते हैं जो काफ़ी एज के होते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आएँ और बैंक में अगर वहाँ उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, उनको बहुत चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो उस इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं ये चलाए जा रहे हैं, ठीक है। पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2022 फॉर हर नॉवल टाइटल्ड द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। अब वुमेन्स प्राइज़ फॉर फिक्शन 2022 क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्राइज़ होता है जो यूजुअली नहीं, मतलब ये होता ही सिर्फ विमेन ऑथर्स के लिए, ठीक है। विमेन ऑथर्स के लिए ही ये प्राइज़ होता है और इस बार ये प्राइज़ मिला है एक ऐसी ऑथर को जिनकी बुक का नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। ये जो ऑथर हैं वो कौन है? रूथ ओजेकी। रूथ ओजेकी को ये जो इस बार का विमेन्स प्राइज़ फॉर फिक्शन है 2022 का ये मिला है। इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। रूथ ओजेकी एक अमेरिकन कैनेडियन ऑथर हैं जो कि एक फिल्म मेकर भी हैं और साथ के साथ ज़ेन बुद्धिस्ट प्रीस्ट भी हैं, मतलब एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट हैं। ये प्रीस्ट कहते हैं जैसे पंडित होते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे बुद्धिस्ट एक प्रीस्ट भी हैं। ये हैज़ वॉन दी वुमेन्स
प्राइज़ फॉर फिक्शन 2022, और इनकी नॉवल का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट इनका नाम है उतना इंपॉर्टेंट नॉवल का भी नाम है, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, रूथ ओजेकी। इनको वुमेन्स फिक्शन प्राइज़ मिला है। द अवार्ड रिकग्नाइजेज एनी वुमेन राइटिंग इन इंग्लिश इररिस्पेक्टिव ऑफ हर नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, एज और सब्जेक्ट मैटर। किस टॉपिक पे लिख रहे हैं बुक, या कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, या कौन सी कंट्री में आप रह रहे हैं, आपकी एज क्या है, ये सब चीज़ें इसमें कोई मैटर नहीं करेगी। इसमें सिर्फ ये है कि कोई वुमेन ऑथर हो और इंग्लिश में वो बुक को लिखा जा रहा हो और यूके में इस बुक को पब्लिश किया जा रहा हो, ठीक है, यूके में पब्लिश किया जा रहा हो। ये कुछ इसके पॉइंट्स रहते हैं जिसमें मतलब जो ऑथर्स होती हैं, वुमेन ऑथर्स होंगी, वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी इस अवार्ड के लिए। अगर इन पॉइंट्स को देख लेंगे तो सिर्फ इंग्लिश में लिखना है और यूके में पब्लिश करना है, तो आप इस नॉवल, इस अवार्ड के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हो। ऑथर सुजाना क्लार्क जो हैं, उनको लास्ट ईयर का अवार्ड मिला था 2021 का फॉर हर नॉवल पिरानेसी। ओके, ये सिर्फ इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप कोई भी अवार्ड वगैरह कवर कर रहे हो तो एक बार लास्ट ईयर वाले अवार्ड ज़रूर एक बार देख लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार का ना पूछ, क्योंकि इस बार का तो सभी ने रट्टा मारा होगा कि हाँ इस बार का इसने जीता है, लास्ट ईयर का भी पूछ सकते हैं वो, क्योंकि उनको ये देखना होता है कि नॉलेज है कितनी, ठीक है। तो यू नेवर नो कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है जब वो क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। सुसाना क्लार्क को पिछली बार का अवार्ड मिला था पिरानेसी के लिए। अब हमारे पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। इन पेटीएम T20 इंटरनेशनल की जो सीरीज़ रही हैं उसमें आपको सबको पता ही होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका टाई किया है, उनके बीच में टाई हो गया था। उन्होंने जो ट्रॉफी है इस बार की वो शेयर की है, 2-2 मैचेस दोनों ने जीते थे, और जो फाइनल मैच था वो रेन की वजह से डिसमिस होने के वजह से जो है इनको ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी है इस बार की। नेक्स्ट है सिंजेंटा इंडिया लॉन्चेस प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम फॉर चिली फार्मर्स। दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशन। अब इसमें आपको जो फर्म है जिसने ये आपके प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है सिंजेंटा इंडिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि जो चिली फार्मर्स हैं, जो चिली प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करवाई है। अभी तक क्या होता था कि अभी तक अगर कोई भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटी आ रही है या मौसम बदल रहा है या उनकी ऐसी किसी भी वजह से अगर जो आपकी क्रॉप है वो ख़राब हो रही है या आपको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा, जितना आपने लगाया उसमें उतना भी नहीं मिल रहा है, तो आपको जो इंश्योरेंस वगैरह होती थी वो मिलती थी। बट ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें क्रॉप की प्रोटेक्शन, अगर मार्केट में भी कोई फ्लक्चुएशन हो रही हो ना, कोई प्राइजेस ऊपर नीचे हो रहे हैं और उसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी, उसके अगेंस्ट भी आप जो है अपने मतलब आपको कोई फार्मर्स को कोई भी मतलब फाइनेंशियल उसमें नुकसान ना हो, उसके लिए ये जो स्टेप है उठाया गया है। फर्स्ट इनिशिएटिव है क्रॉप प्रोटेक्शन का अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अविनाश कुलकर्णी जो CEO हैं इंडिया रिसर्जेंस आर्क, मतलब कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, उनको अब अपॉइंट कर दिया गया है एज द CEO ऑफ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, या सिर्फ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी भी कहते हैं इसको। इसका CEO अपॉइंट कर दिया गया है अविनाश कुलकर्णी को, और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? मनीष मखारिया को। अभी तक मनीष मखारिया CEO थे इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी के, अब अविनाश कुलकर्णी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोनेशिया ओपन 2022 में विक्टर एक्सेल्सन जो हैं डेनमार्क के, वो मेन सिंगल कैटेगरी में जीते हैं, और ताई सू यिंग जो हैं वो ताइपी से बिलोंग करती हैं, वो वुमेन सिंगल टाइटल जीती हैं इंडोनेशियन ओपन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए थोड़ा आज के हिसाब से, पॉइंटर्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PM मोदी जो है उन्होंने इनॉग्रेट की है एक नई प्रेमिसेस, नई बिल्डिंग एक इनॉग्रेट की है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक बिल्डिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, जिसका नाम है वाणिज्य भवन। हिंदी में कॉमर्स को वाणिज्य कहते हैं, तो वाणिज्य भवन जो है इस बिल्डिंग का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो बिल्डिंग है इसके साथ साथ एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, निर्यात पोर्टल। निर्यात की फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ऑफ फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ये जो आपकी फुल फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ये निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ पर लॉन्च हुआ है ये? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में।
ठीक है। और ये जो प्रेमिसेस है, ये जो बिल्डिंग है वाणिज्य भवन, ये सर्व करने वाली है 2 डिपार्टमेंट्स के ऑफिस को। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है और एक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ठीक है। कॉमर्स और ट्रेड, मतलब आपको याद रहेगा ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी मिलते हैं। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स को जो है ये वाला प्रेमिसेस जो है वो सर्व करेगा एज दी ऑफिस। ये इनका ऑफिस रहेगा वाणिज्य भवन। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि MK स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के आपके CM हैं, इन्होंने लॉन्च किया है नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग तमिलनाडु एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2022, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है चेन्नई तारामणि में, टू हेल्प इंडस्ट्री अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव। अब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कॉन्क्लेव चलाया हुआ है जिसमें जो अभी तक की आपकी वो है ना इंडस्ट्री है ना वहाँ पर, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके और कॉम्पिटिटिव रहे, उसके लिए ये जो कॉन्क्लेव था ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें काफ़ी सारे नए नए स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं जो MK स्टालिन ने वहाँ पर लॉन्च किए हैं। अब तमिलनाडु की एक और न्यूज़ थी जो आपके स्टैटिक पॉइंट्स में से है कि तमिलनाडु ने ना ये प्लेज किया हुआ है कि बाय द ईयर 2030 तक हम लोग अपनी स्टेट को एक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु की स्टेट ने ये बोला है कि 2030 तक हम अपनी इकॉनमी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देंगे, और जिसमें से $250 बिलियन की हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ही ये जो कॉन्क्लेव है ये ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसी में ही नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए और कॉम्पिटिटिव रहने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मो बस, उड़ीसा बेस्ड ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है मतलब वहाँ पर उड़ीसा में। तो इसको अवार्ड मिला है UN का पब्लिक सर्विस अवार्ड। ये पढ़ के आपको कुछ याद है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि हमने UN का पब्लिक सर्विस डे जो है वो ऑब्जर्व किया है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। कब ऑब्जर्व किया था हमने? ये 23 जून को, 23 जून को UN पब्लिक सर्विस डे हमने ऑब्जर्व किया था। तो यही वाला अवार्ड UN पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है मो बस को। ये ओडिशा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और इनको मिला है ये इनके रोल के लिए, जो इन्होंने रोल और एफर्ट्स उस टाइम पुट किए थे कोविड के दौरान। तो जो ट्रांसपोर्टेशन थी उनको उसको काफ़ी बेटर किया था इन्होंने उस टाइम, ठीक है। और ये जो मो वाले इनिशिएटिव्स हैं ना, ये आपकी उड़ीसा सरकार के हैं। नवीन पटनायक सरकार है, मो सरकार, उन्हीं के ही इनिशिएटिव्स हैं। तो मो बस, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ की है ये स्कीम, तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा की है। नवीन पटनायक की सरकार ही मो सरकार कहते हैं उसको, ठीक है। तो मो वाली जो भी स्कीम्स हैं वो उड़ीसा से ही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश। इस ट्रॉफी में इस बार मध्य प्रदेश जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जीता ये, अभी तक का पहला विन इनका। इन्होंने मुंबई को हरा के 6 विकेट्स के मार्जिन से ये जो ट्रॉफी है इस बार की रणजी ट्रॉफी 2022 ये जीती है। और ये जो आपका मैच है ये बेंगलोर में हुआ है, ठीक है। बेंगलोर में इस बार के ये मैच हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी इंडिया की क्रिकेटर हैं ये रुमेलीधर, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट पॉइंट है दी 26th सिंधु दर्शन यात्रा स्टार्ट्स इन लेह लद्दाख। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ पर हुई है, तो 26th एडिशन थी उसकी, और कहाँ हुई है? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है, ये एक स्कीम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई थी 2020 में। उसने अपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ये स्कीम तब थी जब मतलब कोविड के दौरान सारे जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको अनएम्प्लॉयड हो गए थे वो, और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था। तो उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। इसको 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब क्वेश्चंस देखते हैं आज के कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि MD CEO और हेडक्वार्टर्स बताने हैं आपने मुझे ICICI बैंक के, हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर किसी का भी मुझे रॉन्ग नहीं चाहिए। MD CEO और हेडक्वार्टर्स ऑफ ICICI बैंक। सेकंड है इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल किस जगह को कहा जाता है। हमने आज की जो न्यूज़ है उसमें इसको कवर भी किया है, इस एक जगह को। तो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल किस जगह को कहते हैं ये बताना है। और थर्ड बताना है कॉमर्स मिनिस्टर कौन है हमारे, ये भी बहुत बार डिस्कस किया। तीनों ही बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, इनके आपने मुझे आंसर्स देने हैं। और अगर इस न्यूज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई इशू लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।